हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत ग्रुप सी की तैयारी कर रहे जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंटर स्तरीय कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या उत्तराखंड पीसीएस के प्री की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए हमारी बेहतरीन क्लास का कंटेंट आपके लिए लगातार प्रोवाइड कराया जाने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक लेक्चरर हिंदी की तैयारी कर रहे थे या कोई अन्य सब्जेक्ट की तैयारी जिनका एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो अगर उनका पेपर अच्छा नहीं रहा और किसी कारण पर स्कोरिंग अच्छी नहीं हो पा रही, तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो ग्रुप सी के फॉर्म्स निकल रहे हैं, उनके लिए अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। तो हमारी क्लासेस आपको लगातार देखने को मिलती रहेंगी, इसलिए आप चैनल पर बने रहें और बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच करें। ये आपके तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और लेते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न हमारा है कि किस महासागर का अत्यधिक खारा जल प्रकृति में शुद्ध पानी में परिवर्तित हो जाता है? तो किसी महासागर का जो खारा जल होता है दोस्तों, प्रकृति के में शुद्ध पानी में परिवर्तित कैसे होता है? तो ये होता है दोस्तों जल चक्र के द्वारा। ठीक है, जल चक्रण की प्रक्रिया जो होती है उसके माध्यम से जो है ये जो महासागर का खारा जल है वो प्रकृति में शुद्ध पानी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार पड़ता है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो होता है आपका, ये कैलेंडर संबंधित क्वेश्चन है और इसके आधार पे इसका आंसर जो है रविवार निकलता है। तो इसकी हम एक अलग से क्लास कराएंगे जिसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि कैलेंडर वाले क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसके लिए थोड़ा 2-4 नंबर्स याद रखने पड़ते हैं और उसके आधार पे बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है दोस्तों। अब इसमें कोई कंपल्सरी नहीं होता कि 2005 और 7 वाले ही पूछे जाए, इसमें बहुत पुराने क्वेश्चन भी पुराने ईयर और मंथ वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ट्रिक अगर आपको आ जाएगी तो आप आसानी से उसको कवर कर लोगे। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुए थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली का जो प्रमाण मिले थे वो कौन से स्थल से मिले थे दोस्तों? वो मिले थे धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा जो जगह है दोस्तों, वहाँ से इसके प्रबंधन प्रणाली का जो है प्रमाण प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 371 ए किस राज्य के विशेष दर्जे से संबंधित है? तो 371 ए के अंतर्गत किस राज्य को विशेष दर्जा मिला था? तो ये मिला था दोस्तों नागालैंड को। नागालैंड को दोस्तों 371 ए के अंतर्गत विशेष राज्य के विशेष दर्जे के रूप में संबंधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण स्मॉग बनता है? तो वातावरण में जो स्मोक बनता है दोस्तों, किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? ये बनता है दोस्तों नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के द्वारा। तो नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं दोस्तों, उनके द्वारा जो है वातावरण में स्मोग बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथात्मक पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं कैलाश सत्यार्थी, उनके आत्मकथात्मक पुस्तक का जो शीर्षक है दोस्तों वो क्या है? दिया सलाई। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, अग्निपथ, परिवर्तन की ज्योति, बाल श्रम के विरुद्ध संघर्ष। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है दिया सलाई। ये इसके अंतर्गत नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो हैं कैलाश सत्यार्थी को ये आत्मकथात्मक पुस्तक का शीर्षक इनका दिया सलाई है। अगला प्रश्न है, जैविक कृषि आंदोलनों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो जैविक कृषि आंदोलन हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय महासंघ मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों जर्मनी में। कहाँ स्थित है? जर्मनी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका दायरा व्यापक है? तो इनमें से किसका दायरा व्यापक है? जैसे आंतरिक जांच का, या आंतरिक लेखा परीक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण या आंतरिक नियंत्रण।
तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें आंतरिक नियंत्रण जो है इसका दायरा सबसे व्यापक है। तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों आज के समय में, जो क्वेश्चंस बिल्कुल यूनिक होते हैं, सबसे हट के होते हैं, वही क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे प्रसन्न देश कौन सा है। तो दोस्तों अगर प्रसन्नता रिपोर्ट की बात करें 2025 के अनुसार, तो विश्व का जो सबसे प्रसन्न देश है वो है फिनलैंड। फिनलैंड दोस्तों विश्व का सबसे जो है प्रसन्न देशों की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर बिक्री की कमी के कारण बाद में मूल्य 25% घटा दिया जाता है। तो वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितने का होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर समझें तो पहले वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया गया है, ठीक है। तो 20% बढ़ाया, फिर बिक्री की कमी के कारण क्या हुआ, बाद में 25% का जो है अवमूल्यन किया गया, ठीक है, 25% घटा दिया गया। तो वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो जब 20% बढ़ाए तो टोटल 120 हो गया, ठीक है ना। और फिर 25% अगर कम किया है तो 120 का 25% निकालेंगे और उसके आधार पर आप समझ सकते हो वो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। अब 120 में से अगर 30 कम करेंगे तो कितना हो गया, 90 हो गया। तो इसका मतलब 100 में से कितना कम हुआ, 10। तो 10% इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही सारे इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बट थोड़ा कैलकुलेशन सोचना पड़ेगा, ठीक है। आपकी समझ में आ गया होगा आई थिंक। वस्तु का मूल्य पहले कितना प्रतिशत बढ़ाया गया, 20%, यानी कि पहले माना 100% है तो उसमें 20% बढ़ाया तो 120% हो गया टोटल। बाद में बिक्री की कमी के कारण उन्होंने क्या किया, मूल्य को 25% घटाया। अब 25% 100 का नहीं घटाया दोस्तों, किसका घटाया, 120 का 25% घटाया। तो 120 का 25% जो होता है वो 30 होता है। कितना होता है, 30 होता है। अब आप सोचो कि 120 में से अगर 30 कम हो गया तो कितना बचा, 90 बचा। तो 90 बचा तो 100 के हिसाब से कितना कम हुआ, 100 में से 90 हुआ तो 10% की कमी हुई ना। तो टोटल मिला के 10% की कमी हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मद्रास का गवर्नर रहते हुए निम्न में से किसने सैनिकों के माथे पर जाति चिन्ह लगाने और कान में बालियां पहनने के से मना कर दिया था। तो किसने जो है बालियां पहनने से और माथे पर जाति चिन्ह लगाने से मना किया था, वो क्या था, विलियम वेंटिंग ने। ये विलियम वेंटिंग ने किया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल है। तो कौन सा नगर ऐसा है जो अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल है दोस्तों, तो वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्प वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो ऐसा आंसर बताना है कि जिसका 5 का 150 से रिलेशन जिस प्रकार से बना हुआ है उसी प्रकार 8 का भी उससे रिलेशन बने। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है 576, ठीक है, 576 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय उत्तर प्रदेश में किस नगर को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा नगर ऐसा था जिसको नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था दोस्तों, वो है कन्नौज। किसको, कन्नौज को दोस्तों नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड नामक जो कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है। ये जो है संबंधित है दोस्तों वर्गीज कुरियन से, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे, ये थे वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सूती मिल कब स्थापित हुई। तो 1851 में दोस्तों भारत में पहले सूती मिल स्थापित कर दी गई थी 1851 में, ठीक है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस के रिसाव से सन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हो गई है थी। तो किस गैस के रिसाव से हुई थी 1984 में भोपाल गैस त्रासदी। तो
तो ये हुई थी दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट। तो उस समय ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर रहा था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो है दोस्तों, ये भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। अगला प्रश्न है, जाड़े के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा किस प्रकार होती है? तो जब जाड़ा का प्रारंभ होता है उस समय तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में जो बारिश होती है दोस्तों, वो होती है उत्तर पूर्वी मानसून। क्या होती है? उत्तर पूर्वी मानसून होती है जाड़े के प्रारंभ में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गतिविधियां उद्योग की हैं? तो इसमें से कौन सी गतिविधियां उद्योग की हैं? जैसे बैंकिंग संस्थान है, परिवहन कंपनियां हैं, बीमा व्यवसाय है। तो ये सारी की सारी क्या हैं? औद्योगिक गतिविधियां हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर से हराता है और बी सी को 4 मीटर से हराता है। उसी दौड़ में ए सी को हरा सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा कि जो 100 मीटर की दौड़ है उसमें ए बी को तो ए जो है बी को 25 मीटर से हराता है और बी ने सी को कितने मीटर से हराया? 4 मीटर से हराया। ठीक है, तो उसने तो 25 मीटर से हराया, लेकिन उसने फिर बी ने सी को कितने से हराया? 4 मीटर से। तो उसी दौड़ में ए सी को हरा सकता है कितने से? तो इसके जो टोटल सम होगा उसमें से एक कम हो जाएगा दोस्तों। कितने मीटर? 28 मीटर से वो उसको हराता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जबकि इसमें 29 का भी ऑप्शन दे रखा है, बट इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों 25 और 3 28 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वो जो मीटर डिस्टेंस है वो रिपीट हो जाती है 1 मीटर की डिस्टेंस, तो उसको हमें माइनस करना होता है और यही इसका लॉजिक मेन सीखने वाली बात भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने महाराजा रणजीत सिंह को कोह-ए-नूर हीरा भेंट किया था? तो ये जो महाराजा रण सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट करने वाले थे वो थे शाह शुजा। कौन थे? शाह शुजा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटे अनाज में निम्न में से कौन सा अनाज समूह सम्मिलित है? तो जो मोटे अनाज का ग्रुप है दोस्तों कौन सा है? वो है जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है। ये सब किस में आते हैं दोस्तों? ज्वार, बाजरा, रागी ये किस में आते हैं? मोटे अनाज के ग्रुप में। ठीक है, इनको याद रखना। मोटे अनाज वाला एक क्वेश्चन भी ये गणित सहायक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अन्य भी नाम सहित पूरा याद कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत में नए राज्यों के निर्माण हेतु संसद में कौन सी बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? तो भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? वो होती है साधारण बहुमत की। ठीक है, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है भारत के नए राज्यों के निर्माण हेतु संसद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक रोग कौन सा है इनमें से? तो इसमें से आनुवांशिक रोग की बात करें, जैसे टाइफाइड दिया है, न्यूरोसिस दिया है, पोलियो दिया है, तो इसमें जो आनुवांशिक रोग है दोस्तों वो कौन सा है? वर्णांधता। वर्णांधता दोस्तों एक आनुवांशिक दोष है। यदि किसी परिवार में पहले से ये होता है तो वहाँ पर वर्णांधता की स्थिति अगले उस समूह में भी चलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माननीय उच्च न्यायालय ने किस केस में यह घोषित किया है कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो ये उच्च न्यायालय ने किस केस में घोषित किया है? तो पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा जो माना गया है वो माना गया है एस.आर. बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैविक खेती के तहत भूमि क्षेत्रफल के संदर्भ में कौन सा देश सबसे आगे है? तो जो जैविक खेती के तहत जो भूमि क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे आगे जो देश है दोस्तों वो कौन सा है? वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जैविक खेती के तहत भूमि क्षेत्रफल के संदर्भ में
सबसे आगे रहता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संगीतकार को बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई है? तो कौन सा ऐसा संगीतकार है जिसे बिहारी बुलबुल कहा गया है? वो है दोस्तों चिंतामणि। चिंतामणि को दोस्तों बिहारी बुलबुल की संज्ञा दी गई है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, महोगनी वृक्ष निम्न में से कौन सा एक वनस्पति वन प्रदेश में प्रमुखता से पाया जाता है? तो महोगनी जो वृक्ष है दोस्तों, कौन सा वनस्पति वन प्रदेश में प्रमुखता से पाया जाता है? ये पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं उनमें ये सबसे अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 15वें अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से 15वां अक्षर दोस्तों डी आएगा। इसको आपने काउंटिंग के बेस पर करना है और जो है इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले आप अल्फ़ाबेट को लिखेंगे, फिर पीछे से काउंट करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो आएगा वो आपका जहाँ पर डी लिखा होगा 15वें स्थान पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ग्रंथ अमरता का उल्लेख करता है, मोक्ष का नहीं? तो कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो अमरत्व का उल्लेख करता है लेकिन मोक्ष की बात नहीं करता है? वो है दोस्तों ऋग्वेद। ऋग्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो अमरता का उल्लेख तो करता है लेकिन मोक्ष का नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवध में एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध के अंतर्गत जो एका आंदोलन है उसका जो नेतृत्व किया था दोस्तों वो किया था मदारी पासी ने। किसने किया था? मदारी पासी ने दोस्तों अवध में एका आंदोलन का नेतृत्व किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान कब शुरू किया गया था? तो यूपी सरकार के द्वारा जो शून्य गरीबी अभियान शुरू किया गया था वो कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2024 से। 2 अक्टूबर 2024 को दोस्तों यूपी सरकार ने शून्य गरीबी अभियान शुरू किया था। अगला प्रश्न है, संत सिद्धि चंद जैन को किसने नादिरे जमा की उपाधि दी थी? तो संत सिद्धचंद जैन को जिसने नादिरे जमा उपाधि दी थी वो था जहांगीर। किसने दी थी? जहांगीर ने इन्हें संत सिद्धचंद्र जैन को नादिरे नादिरे जमा की उपाधि प्रदान कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन 4 चरणों वाले आपदा प्रबंधन उपागम का हिस्सा नहीं है? तो 4 चरणों वाली जो आपदा प्रबंधन उपागम है उसका हिस्सा कौन नहीं है? ऑप्शन जैसे निवारण है, तैयारी है, रिकवरी है, सतर्कता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सतर्कता। ये 4 चरणों वाले आपदा प्रबंधन उपागम का हिस्सा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी सामान्य चाल से 3/5 की चाल चलने पर किसी आदमी को 20 मिनट की देर हो जाती है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से चले तो उसे कितना सामान्य समय लगेगा? तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करेंगे वो 3/5 चलता है, यानी कि 3/5 चलता है तो उसको 20 मिनट देर हो जाती है। ठीक है ना? तो 20 मिनट देर हो जाती कब? जब 3/5 की चाल से चलता है। अगर वो सामान्य चाल से चले तो कैसे चलेगा? 5/5 के हिसाब से चलेगा। तो ऐसी स्थिति में उसको नुकसान कितने का हुआ? उसको ठीक 30 मिनट का यहाँ पे जो है उसको समय लगेगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक पूंजी बाजार में तो किसकी चर्चा होती है? प्राथमिक पूंजी बाजार में जनता को पूंजी जारी करते हैं। तो जो प्राथमिक पूंजी बाजार होती है दोस्तों उसमें क्या किया जाता है? उसमें जनता को पूंजी जारी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक स्वदेशी एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया था, इसका क्या नाम है?
तो दोस्तों जो केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में जो स्वदेशी एआई आधारित मल्टी मॉडल या लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया था, उसका नाम था भारत जैन। क्या था दोस्तों? भारत जैन के नाम से लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार पुरुषों पर उत्तर प्रदेश में कितनी स्त्रियां हैं? तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो प्रति हजार पुरुषों पर जो उत्तर प्रदेश में स्त्रियां हैं वो है टोटल 912। तो 912 स्त्रियां हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बंदूक की गोली छोड़ते हैं तो पीछे की ओर झटका लगता है, यह किसका उदाहरण है? तो जो बंदूक की गोली छोड़ी जाती है तो पीछे की ओर झटका लगता है, किसका उदाहरण है दोस्तों? यह है न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण है, क्योंकि ये होती है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो बंदूक से गोली जैसे छोड़ते हैं तो झटका कहाँ को लगता है? पीछे की ओर को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्शन रिएक्शन इसको लॉ कहते हैं। अगला प्रश्न है जैव विविधता का नुकसान का प्राथमिक कारण निम्न में से कौन है? तो जैव विविधता के नुकसान का जो प्राथमिक कारण है दोस्तों कौन है? वह है दोस्तों आवास का विनाश और विखंडन। आवास का विनाश और विखंडन दोस्तों इस जैव विविधता के नुकसान का प्राथमिक कारण है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जैव विविधता के नुकसान का प्राथमिक कारण क्या है? वह है आवास का विनाश और विखंडन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी तो एक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला आप तक लगातार लाने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।